अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और हमारी पिछली वीडियो जिसके अंदर हमने प्रोग्राम्स क्रिएट किए थे तो वो आपको समझ आ गई होगी। तो आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं नेस्टेड इफ़ के स्ट्रक्चर को, बिकॉज प्रोग्राम्स वाली वीडियोस पहले हम कर चुके हैं कि इफ़ स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेस्टेड इफ़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, यानी कि कोड को। लेकिन कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंट num1 के और num2 का। तो अब हम इसको चेक करते हैं पहली कंडीशन लगा के सबसे पहले मैं डाटा को एंटर कर देता हूँ सी num1, और इस बार मैं अलग-अलग से सीन को यूज़ कर देता हूँ ताकि आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर होते रहें कि दोनों मेथड से हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई, हमने दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को इंक्लूड कर दिए, इनपुट कर दिया है। उसके बाद हम पहले इफ़ लगाएंगे कि अगर num1 वो ग्रेटर देन है 5 से, उसके बाद अगली जो कंडीशन है वो चेक होगी कि इफ़, यानी कि अगर num1 जो 5 से भी बड़ा है और num1 जो है 10 से भी बड़ा है, तो क्या चीज़ प्रिंट होगी। तो सी आउट यहाँ पर प्रिंट हो जाए योर नंबर इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो ये चीज़ हमें शो होगी। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या हमें शो होगा। तो उसने हमें क्या है कि नंबर इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, बिकॉज मैंने नंबर लिखा तो नंबर2 लिखना है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है एग्जैक्टली वही नेम यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो एरर आएगा। तो सबसे पहले मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 5, और उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है वो मैं 12 एंटर कर देता हूँ। तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया, बिकॉज रिज़ल्ट उस वक्त आएगा कि जब पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी। जब पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहली चलेगी तो इसके अंदर कंट्रोल आएगा, पहली नहीं चलेगी तो इसके अंदर भी कंट्रोल नहीं आएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं इस बार करेक्ट वैल्यूज़ को एंटर करता हूँ कि जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ। तो यह नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 आ गया, तो ठीक हो गया। हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं वो ट्रू हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, मैंने 2 वेरिएबल से किया, आप सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं तो आप इनको सिंगल से भी कर सकते हैं, यानी कि आप सिंगल के ऊपर ही चेकिंग कर लें तो कोई इशू नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हम इन कंडीशंस को एक ही लाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस इफ़ को ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक एंड का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, एंड, और इस बार मैं नंबर1 को ही यूज़ करूँगा। नंबर1 इज़ ग्रेटर देन 10, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ कर रहा हूँ। तो नंबर2 को मैंने यूज़ नहीं करना, तो इसकी वैल्यू में इसमें वैल्यू एंटर करने का भी कोई फ़ायदा भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं सी आउट लगा देता हूँ। तो सी आउट योर नंबर is greater than 10। ओके, तो ये हमारा काम इतना हो गया है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 13। तो हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो ये था एक एंड ऑपरेटर। आपको लॉजिकल ऑपरेटर की भी समझ आ गई कि एंड उस वक्त चलता है कि जब दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, यानी कि एंड के लेफ़्ट और एंड के राइट दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही जो है कंडीशन चलेगी। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, लॉजिकल का ही और के अंदर ये काम किया जाता है कि दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी होता है। यानी कि अगर लेफ़्ट साइड वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाए या राइट साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, तो दोनों में से किसी एक के ट्रू होने पर आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं अपने इस कोड को रन करके क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं 6 एंटर करता हूँ
तो उसने मुझे सेम आउटपुट दिया बिकॉज इस बार हमने और ऑपरेटर को यूज़ किया। और ऑपरेटर ये कहता है कि भाई दोनों में से किसी एक का ट्रू हो जाए तो मैं चलूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं चलूँगा। इसमें इस वक्त ही होता है कि जब दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू हों, दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनमें से कोई एक ट्रू हो जाए। उसके बाद हम यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेटर को। इसके नॉट ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा सिंगल काम के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर नंबर 1 नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि अगर नंबर 1 5 के इक्वल नहीं है, 5 के अलावा कुछ भी है, यानी कि 5 नहीं है 5 के अलावा कुछ भी है, तो इसको हम सपोज 3 करता हूँ तो वो आउटपुट सेम दे रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद मैं चेक कर देता हूँ अगर वो सिर्फ 5 एंटर कर रहा है, सिर्फ 5 एंटर किया तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिली बिकॉज कंडीशन अनवैलिड हो गई है, मतलब कि ट्रू नहीं है। तो नोट का मतलब ये होता है कि ये इस चीज़ के इक्वल नहीं है, जिसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको डबल नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर नंबर 1 5 के इक्वल भी नहीं और नंबर 1 6 के इक्वल भी नहीं है तो हमें ये चीज़ शो होगी, यानी कि ये हमें आउटपुट शो होगी। तो हम चेक करते हैं, नंबर 1 है तो मैंने फिर से नंबर लिख दिया है। ओके, तो इसको रन करता हूँ मैं। तो इसको रन किया तो मैं यहाँ पर 6 एंटर करता हूँ, कोई मुझे वैल्यू नहीं मिली बिकॉज कंडीशन जो है वो फॉल्स है। इन दोनों में से दोनों का ट्रू होना लाजमी है, यानी कि ना ही 5 के इक्वल हो और ना ही 6 के इक्वल हो तो हमें ये आउटपुट मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पर 7 एंटर करता हूँ, तो 7 एंटर किया तो हमें उसने वही आउटपुट दे दिया है, सेम आउटपुट जो हम पिछली एंड और एंड नोट से करते आ रहे हैं। तो इस तरह से लॉजिक्स को यूज़ किया जाता है। होप सो कि आपको लॉजिक्स का भी पता चल गया होगा कि एंड और एंड नोट ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है और नेस्टेड इफ़ क्या होती है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे लूप्स का, बिकॉज इफ स्ट्रक्चर जो है वो एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है और लूप्स जो है वो आइट्रेशन का है। तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम लूप्स को यूज़ करते हैं और तीनों की तीनों लूप्स को हम बारी बारी स्टडी भी करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ।